हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीटी एकेडमिक्स फॉर इंग्लिश। 21 फेब आ गया है और मैं लवती भाटिया आपके लिए लेकर आई हूँ हमारा इंग्लिश मैराथन वीडियो। सबसे पहले मैंने बोला था आपको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी में कि फर्स्ट डे आप अपने 5 डे स्ट्रैटेजी में रखिएगा सेक्शन बी के लिए 16 मार्क्स फाइनल हो जाने हैं। अगर कोई भी दिक्कत है आप आज ये वीडियो देखेंगे, कोई भी इशू नहीं रहेगा, पूरा का पूरा सेक्शन बी आज कवर हो रहा है। एवरी सिंगल डे स्ट्रैटेजी के अनुसार मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगी और लास्ट डे पे वन शॉट ग्रामर के लिए लाइव मिलेंगे। जरूर अभी से रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि पेपर की पैटर्न क्या होगी। सेक्शन बी की टोटल 16 मार्क्स का जो हमारा रहने वाला है सेक्शन बी, उसमें 3 मार्क्स आपके रहेंगे वर्स बेस्ड। वर्स का मतलब होता है स्टैंजा। पोयम के स्टैंजा के अनुसार आपके ये 3 मार्क्स होंगे, जिसमें पोयम का लाइन दिया होगा और उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन 1-1 मार्क के दिए होंगे। फिर 2 फिगर ऑफ स्पीच के मार्क्स आएंगे, जिसकी डिटेल्ड वीडियो सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच ऑलरेडी कवर हो गए, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पोएट्री और क्वेश्चन आंसर्स 5 होते हैं, जिसमें से एनी 3 आपको चूज करने रहते हैं और 2 मार्क्स ईच, मतलब टोटल 6 मार्क का आता है। फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स 5 मार्क्स के होते हैं। पहले 3 का सेट फिर 2 का सेट आता है। 2 अलग अलग पैसेज दिए जाएंगे, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे जो सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से पूछे जाएंगे। अब देखते हैं सबसे पहले पोएट्री। मैंने बताया कि 6 मार्क क्वेश्चन आंसर्स के और 3 मार्क वर्स, मतलब 9 मार्क्स 16 में से कवर होते हैं आपकी पोएट्री के पार्ट के। मैं यहाँ पे आज आपको सारी के सारी पोएम की समरी देने वाली हूँ। कोई भी क्वेश्चन आए ये करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले द डस्ट ऑफ स्नो। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ क्लियर मेटाफर to the contrast of people's superstition with the actual world। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर को यूज करके ह्यूमन रियलिटी को बहुत अच्छे से हिट किया है, पीपल के सुपरस्टिशन अंधविश्वास पे फोकस किया है इस पोएम में। The poet has used himself as the main character of the poem, whose day was totally ruined and came across with a crow on the hemlock tree। क्रो और हैमलक ट्री दोनों उनके सामने थे, उनके पास थे, जो कि दोनों नेगेटिविटी से माने जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स द्वारा, which is symbolized as negative spirits by humans। Every time passes with the flowing time or there are silver linings to dark clouds, ये कन्वे किया जा रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा इस पोएम में। कैसे? एवरी टाइम पासिस विद द फ्लोइंग टाइम, अच्छा वक्त है गुजर जाएगा, बुरा वक्त है गुजर जाएगा। इस तरीके के वर्ड्स आप यूज करेंगे अगर अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर में, बहुत अच्छा इंप्रेशन रहेगा। देयर आर सिल्वर लाइनिंग टू डार्क क्लाउड्स, हर अंधेरे बादल में बिजली जो हमको बुरी लगती है वो रोशनी का ही प्रतीक बताती है। is conveyed by the poet। When a small movement of a bird can turn the negative spirits of a person into positive, it proves that every sorrow is followed by some joy और happiness। यही इस पोएम में बताया है, यही आंसर में भी आपको आएगा। कुछ भी पूछा हो घुमा फिरा के आंसर तो यही निकलेगा। इसको आपको इंट्रोडक्शन और मेन आंसर में कन्वर्ट करके कुछ वर्ड्स इधर उधर क्वेश्चन के अनुसार करके लिखने, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, फायर एंड आइस। फिर से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही पोएम लिखी है, अ शॉर्ट पोएट्री नेम्ड फायर एंड आइस टू प्रेजेंट द इमेजरी ऑफ हाउ एक्सट्रीम इमोशंस ऑफ द पीपल कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय मतलब ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय। एक तरह से अगर देखने जाए कि ये जो पोएट्री है, ये जो इमेजरी उन्होंने फॉर्म करी है कि आइस और फायर, ये लव और हेट्रेड का जो कॉन्ट्रास्ट उन्होंने बताया है, वो बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से ह्यूमन इमोशंस खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। He had termed the emotions of extreme greed and desire as fire to recount that people destroy natural resources। अपने पैशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी डिजायर फुलफिल करने के लिए वो डिस्ट्रॉय करते हैं, यूज करते हैं। Fire represents the constantly growing desires of the people on the planet। उसके उल्टे में अगर हम देखने जाए तो हेट्रेड जो है उसको आइस बोला गया है इन द पोएम, विच कन्वेज द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल। द टर्म आइस इज यूज्ड टू शो द पोटेंशियल दैट इट कैन freeze relationships and prevent them from warmth of love। It can freeze relationships and prevent them from the warmth of love। warmth of love से freezing hatred दुनिया को छुपा रही है, रोक के रख रही है। उसके बाद आती है यूनिट 2 में टाइगर इन द जू, जो कि लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। ये पोएम पूरी की पूरी इमेजिनेशन है। किसकी इमेजिनेशन है? पोएट की है, जो कि सोच रहे कि अगर टाइगर कोई जू में है तो उसकी इमेजिनेशन क्या होगी। टाइगर के बिहाफ पे उन्होंने ये पोएम लिखी है। It performs a thematic contrast between a tiger who is kept in a zoo, who is given life to hunt and wild in the forest, but is fortunate to live in a life of कैप्टिविटी। फिर से बोल रही हूँ,
टाइगर जो कि अभी कहाँ पर है, जू में है, हु इज गिवन लाइफ, जिसको ओरिजिनली लाइफ मिली है हंट करने के लिए। जिस तरह फायर एंड आइस में हमने देखा कि ह्यूमंस हमेशा अपने डिजायर के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को परेशान करते हैं, उसी तरीके से जिन टाइगर्स को लाइफ हंट करने के लिए, फॉरेस्ट में वाइल्ड रहने के लिए लाइफ मिली है, उनकी किस्मत में अब बस कैप्टिविटी ही दी है। The poem elaborates that the tiger shall be walking along the long grass, hiding his vivid stripes in them and catching his prey in his wild manner. Tiger is an animal which is known for its terrorizing eyes, but these eyes can only gaze the stars. हम पूरा का पूरा कॉन्ट्रास्ट लिखेंगे, जो भी पोएम में बताया वर्ड टू वर्ड सब कुछ लिखेंगे। सबसे पहले विविड स्ट्राइप्स जो लॉन्ग ग्रास में हाइड होती है, फिर प्रे को पकड़ने के लिए, उसके बाद टेरराइजिंग आईज जो कि कॉन्ट्रास्ट में सिर्फ तारे देख पा रही हैं, at night from the cage. The poem consists of a tiger who is fed by the zoo people. लेकिन उसको तो क्या फीड करना अच्छा लगता है, उसको प्लम्प स्मॉल एनिमल्स खाने ही लाइव अच्छे लगते हैं। The determined food, fixed food उसको zoo से दिया जाता है, where on the other hand the tiger longs for his favorite food by killing the life around him. The poet has used poetic skills to individualize the life of a tiger in a cage or in a cave. ये cage और in a cave, ये टर्म अगर आपने लिख दिया फिर फिनिश, पूरा का पूरा आंसर आपका इतना इंप्रेसिव लगेगा। और हाईलाइट इस तरीके से अगर आप पेंसिल से कर देते हैं तो फिर फुल मार्क्स पक्के हैं। देन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसमें कैरोलिन वेल्स ने एक ह्यूमर क्रिएट किया है जिसमें सारे एनिमल्स को वो बहुत इजी तरीके से बता रही है आइडेंटिफाई करने को। और उसमें ह्यूमर मतलब कॉमेडी पार्ट ये है, फनी पार्ट ये है कि किस तरीके से वो एनिमल्स हमारे लिए हार्मफुल है, फिर भी वो बता रही है आप बस ऑब्जर्व करिए कि वो आपको खा रहे हैं, आपको अटैक कर रहे हैं। जैसे एशियन लॉयन के लिए उन्होंने बोला एक बड़ा सा बीस्ट येलोइश ब्राउन मतलब टॉनी कलर का, वो ईस्टर्न एशिया की पार्ट्स में पाया जाता है। बंगाल टाइगर जो येलो बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स होती है, वो बस पोलाइटली आके खा जाएगा हेलो बोल करके। लेपर्ड वो एक ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं और वो आ करके आप पे लीप मतलब जंप करता है। अ बेयर इन द वाइल्ड कम्स अराउंड द यार्ड हु हग्स टाइटली टू डेथ ऑफ द पर्सन, इतना टाइटली हग करेगा कि पर्सन की डेथ हो जाए। क्रोकोडाइल और हाइना में उनको दोनों ने बीस्ट ऑफ प्रे बोला है। बीस्ट ऑफ प्रे मतलब शिकारी जानवर के लिए दो वर्ड्स बोले, क्रोकोडाइल और हाइना, जिसमें क्रोकोडाइल जो है वो टीयर्स के साथ आते हैं और हाइना स्माइल के साथ आते हैं। लास्टली कैमेलियन बोला है। अगर तो ये इंडिविजुअल एनिमल्स 2 मार्क्स में आते हैं तो भी आप इलाबोरेट कर सकते हैं, अगर टोटल आता है तो सारे के सारे एनिमल्स कवर हो गए हैं। द पोएट सेज इट डज नॉट हैव ईयर्स, उसके ना ईयर्स हैं ना विंग्स हैं, एंड इट इज नॉट विजिबल ऑन ट्री इफ बिकॉज इट अडेप्ट्स द कलर ऑफ द ट्री ऑन इट्स होल बॉडी। तो वो कौन सा कलर अडेप्ट कर लेता है, जहां पे वो बैठा है, जिस ट्री पे वो बैठा है उसका कलर अडेप्ट कर लेता है। इसी यूनिट में सेकेंड पोएम है द बॉल पोएम। इसी यूनिट में सेकेंड पोएम द बॉल पोएम है, जॉन बेरीमैन ने लिखी है। द पोएटिक स्किल्स टू कन्वे हाउ इंपॉर्टेंट पोजेशंस आर। पोजेशंस मतलब हमारी अपनी चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपेयर किया गया हमारे अपने रिलेशंस के साथ। हाउ ग्रीविंग इट इज टू लूज देम, कितना दुख होता है जब हम उनको खो देते हैं। The poet spotted a boy who was grief-stricken on losing his ball in the harbor where he was playing with it. जहाँ पे वो बॉय ने अपने बॉल को खो दिया है और अभी वो grief stricken मतलब अभी वो बड़े दुख में है। The poem is about how the poet not intrudes the boy in teaching lessons on consoling to move on. पोएट बता रहे हैं कि मैं उसको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, उसको फील होने दे रहा हूँ दुख, क्योंकि उसकी गलती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। वो चाहे अभी दुखी है लेकिन वो सीख रहा है, खुद से सीख रहा है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। वी पजेस वैल्यूएबल थिंग्स, हमारी लाइफ में बहुत सारी वैल्यूएबल थिंग्स होती है, चाहे वो मॉनिटरी हो या ना हो। मॉनिटरी मतलब पैसों से ली गई हो या फिर ओरिजिनली नेचुरली हमारे पास हो, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे लाइफ पार्टनर। तो वैसी चीजें भी वैल्यूएबल, वैसे लोग भी वैल्यूएबल ही गिने जाते हैं जिनको हम अपनी केयरलेसनेस की वजह से खो देते हैं। Epistemology of loss hurts a lot. ऐसे relations which cannot be replaced by monetary things and alternate, या किसी भी alternate option से उनको नहीं हटाया जा सकता है। The epistemology of loss hurts a lot. जब ये पता चलता है कि अब तो हम खो चुके हैं, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है उस चीज का, तब जो दुख होता है वो बहुत बुरा होता है। It is the little boy's first lesson of responsibility he is learning behind his desperate eyes. Main letters को underline करने से आंसर बेटर लगेगा। To not be so careless again on the subjects he loves. ये सिखाया है पोएट ने उस बच्चे को ये पोएम लिख करके, और वो उस टाइम पे उसको इंटरफेयर ना करके ऑलरेडी ये लेसन दे चुके हैं। उसके बारे में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। किसने? जॉन बेरीमैन ने।
आई होप ये समझ में आ गया। और देन वी हैव ट्रीज पोएम। ट्रीज पोएम एड्रिन रिच ने लिखी है। एड्रिन रिच एक फेमिनिस्ट है। इट इज अ मेटाफर विच कंपेयर्स द ट्रीज टू वुमेन एंड रेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हाउ ह्यूमंस हार्म नेचर बाय देयर सेल्फिश नीड्स। जब पोएम में लिटरल मीनिंग ढूंढने जाएंगे तो ट्रीज जो है वो उनको किस तरीके से ह्यूमन अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए बांध के रख रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, उसके बेसिस पे ट्रीज का पेन बताया है। और जब अगर हम मेटाफोरिकल मीनिंग निकालते हैं तो टोटली वुमेन के ऊपर सिंबलाइज किया गया है। The poem shows trees trying to free themselves from houses and return to open forest. किस तरीके से ट्रीज ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने उस बंधन वाले घर में से निकले और फॉरेस्ट में जाए, सिंबलाइजिंग द सप्रेस्ड कंडीशन ऑफ वुमेन। वुमेन भी इसी तरह दबी हुई है, वो भी कोशिश करिए कि घर से निकले सेल्फ आइडेंटिटी के लिए। कन्फाइंड इंडोर्स, कन्फाइंड मतलब जिस तरीके से वो बंधे हुए हैं। द ट्रीज फील सफोकेटेड लीविंग फॉरेस्ट एम्प्टी, फॉरेस्ट खाली है, बर्ड्स और इंसेक्ट्स होमलेस है, सनलाइट अपने फीट जो है, जो सनलाइट के लिटरल या थ्योरेटिकल फीट मतलब जो सनरेज है उनके लिए कोई लैंड नहीं है, इस तरीके से बोल रहे हैं। Their roots struggle to break free from the veranda floor while branches move towards the glass windows in desperation, like newly discharged patient rushing out of a hospital. The poet silently observes at night while writing letters. अब poet खुद क्या कर रही है, letters लिख रही है जिसमें वो mention करती है ट्री का डिपार्चर, जिसमें वो क्या मेंशन करिए, ट्रीज का डिपार्चर इनटू द फॉरेस्ट। और वो बता रही हैं कि ट्रीज अभी तो निकल गए हैं, जो विस्पर्स आजू बाजू चल रही है कि ट्रीज देखो बाहर आ रहे हैं, तो वो विस्पर्स कल तक शांत हो जाएगी। कल तक इन द सेंस इन अ लॉन्ग रन, इन अ शॉर्ट रन शांत हो जाएगी, उस तरीके से हम लिख सकते हैं। नोटिसिंग द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन एंड हियरिंग द ग्लास पेन्स ब्रेक। अब कांच टूट रहा है लेकिन लीव्स और लाइकन की स्मेल आज भी घर तक वापस आ रही है। एज द ट्रीज फाइनली मूव आउट The strong wind embraces them. Wind rush to meet them. ये आपकी पोएम की लाइन थी। Winds rush to meet them. Meet them मतलब कौन? Meet trees. तो उसको हम लिख रहे हैं strong wind उनको embrace करने के लिए ready होते हैं, क्योंकि wind को चाहिए trees को चाहिए wind. The tall oak tree overshadows. और वो tree कौन सा था? Tall oak tree था जो सबको पसंद आता है। Overshadows the moon, making it अपीयर ब्रोकन इनटू पीसेस। सन तो ब्रोकन नहीं हो पाया था उस सुबह, लेकिन रात आते मून जरूर ब्रोकन हो गया था और अगली सुबह से सन के भी फीट जो है वो जरूर सॉइल में उसी तरीके से प्लेस होंगे, ये बताना चाह रहे हैं। इसके बाद आती है फॉग पोएम। फॉग बहुत छोटी सी पोएम है। इट इज अ वेरी शॉर्ट पोएम रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग दैट विविडली डिस्क्राइब्स द कंपैरिजन ऑफ अ फॉग टू अ कैट। क्यों? उसके स्नीकी मैनर की वजह से। ट्राई कीजिए ये वर्ड्स आप लिखना ना भूले। The poet has used metaphor to present the mystery and magic of nature. किस तरीके से चुपके से फॉग जाता है, चुपके से वापस आ जाता है, उसी तरह कैट चुपके से आती है, चुपके से चली जाती है। The speaker's comparison of the fog to a cat indicates that the poem is not only about fog but also about nature. चीजों का नेचर, एनिमल्स का नेचर, नेचर का नेचर, ठीक है। मेटाफर के तरीके से the fog being non-living is compared to a living cat. लिविंग क्रिएचर कैट, मेटाफर मतलब ही दो इनडायरेक्ट चीजों का कंपैरिजन होता है, तो वो बता रहे हैं। एज द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, बाय दिस फ्रेज द पोएट डिस्क्राइब्स दैट फॉग अपीयर्स ओवर अ रैंडम सिटी इन अ वे दैट नोबडी कैन स्पॉट इट्स अराइवल। नोबडी कैन स्पॉट इट्स साइलेंट अराइवल, इस तरीके से वो आती है। फिर पोएट बोल रहे हैं कि फॉग कैट की ही तरह सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस। हॉन्चेस मतलब पोजीशन लेके तो फॉग बैठ नहीं रहा है, लेकिन वो ऐसे सेटल हो जाता है और फिर कुछ देर बाद फिर से स्लोली मूव करना स्टार्ट करता है, which means that it stays for a while on the city looking over it. In a way, cat disappear from a place. The fog also moves away from the city to another. Lastly, the comparison makes the fog seem mysterious and unknowable in an imaginary way. Mysterious and unknowable मतलब किस तरीके से फॉग चला गया, किसी की नोटिस में कभी भी नहीं आता है, just like a cat. नेक्स्ट पोएम है टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर्स का नाम याद रखना। अगर नाम याद नहीं रह रहा है तो सारे एनिमल्स का नाम भी याद रख लेंगे, क्योंकि जब नाम वाला ही क्वेश्चन आ रहा है तब तो बचने के चांसेस नहीं है, तब तो फिर आप क्या करेंगे कि एनी 3 से बच सकते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा कोई भी ऑप्शन है तो ये सबसे इजी पोएम है। ये एक बैलेड पोएम है। बैलेड पोएम की खास बात ये होती है कि वो पूरी की पूरी स्टोरी बता रहा है, छोटा सा एक्सट्रैक्ट नहीं, स्टार्टिंग टू एंड पूरी स्टोरी बताएगा और एंड हमेशा सरप्राइजिंग होगा। अगर आपको याद हो 9th में भी एक बैलेड सॉन्ग था, 10th में भी एक बैलेड सॉन्ग है ये वाला, और जिन नैश ने लिखा है। द पोएट हैज शोन अ लिटिल गर्ल बेलिंडा
प्लेइंग विथ हर टॉयज, डिस्क्राइबिंग द फैमिली वैल्यूज। किस तरीके से फैमिली मेंबर चाहे कैसा भी नेचर का है लेकिन वो अपनी फैमिली पे बात आते ही बचाने खड़ा हो जाता है, वो बताया है। The pet dragon who feels safe in a cage, stand up for his family in hard time and protects as he is the real most dangerous animal from Belinda's all pets. सारे पेट्स में से बेलिंडा के ड्रैगन ही सबसे ज्यादा डेंजरस और फियर्स होता है, ये बात सब जानते हैं। तो जब सच में फैमिली को कोई दिक्कत आती है तो जो ड्रैगन हर वक्त नाइस सेफ केज के लिए रो रहा होता है वो किस तरीके से खड़ा होकर फाइट करता है वो बताया। चलिए देखते हैं इसके कैरेक्टर्स। बेलिंडा, a little girl living in her little white house, she is as brave as a barrel full of bears। यही 3 चीजें आपको पूछी जाएगी, नाम और एनिमल का कलर या ऐसा कुछ पूछा होगा, कैरेक्टर्स की डिटेल पूछी होगी या फिर उनका ब्रेवरी कैसे कंपेयर किया है वो बताया होगा। तीसरा, उनने डर करके पायरेट के टाइम पे किस तरीके से छुपा वो बताया होगा। तो बेलिंडा एक गर्ल है जो लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है और वो खुद को बेयर्स के बैरल जितना ब्रेव समझती है। इंक इज द लिटिल ब्लैक किटन हु चेज लायंस। चेज लायन मतलब लायन को पीछे भगा देती है, एक हाइपरबली स्टेटमेंट, एक ओवर स्टेटमेंट है। ब्लिंक एक छोटा सा ग्रे माउस है जो वो भी इंक के साथ लायंस को चेज कर देता है। मस्टर्ड इज हर लिटिल येलो डॉग जो टाइगर से भी ज्यादा ब्रेव है, स्पेशली टाइगर इन अ रेज। गुस्से में टाइगर जितना रेजियस होता है, जितना फियर्स होता है, उससे भी ज्यादा फियर्स वो मस्टर्ड दिखता है। और कस्टर्ड जो है वो लिटिल कावर्डली ड्रैगन, कावर्डली मतलब डरपोक, एकदम कायर ड्रैगन है जो हर वक्त नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है लेकिन जरूरत पड़ने पे वही काम आता है। और पायरेट वो बेलिंडा के घर पे ब्रेक करता है, टेरिफाइंग ऑल पेट्स, सबको डरा देता है, बेलिंडा को डरा देता है और सिर्फ ड्रैगन जो है वो उसको डिफीट कर पाता है। लास्ट पोएम जो है आपकी एन ग्रेगरी, उसमें विलियम बटलर यीट्स ने कन्वे किया है कि किस तरीके से जनरेशन जो है बरसों से यही चलता आ रहा है, आज भी यही चलता है कि सिर्फ आउटर अपीयरेंस, सिर्फ ब्यूटी के लिए ही कोई भी तुमसे प्यार करता है। द थियोरेटिकल रिलेशन ऑफ ब्यूटी एंड लव। एन ग्रेगरी बिलीव्स दैट शी वुड नॉट एक्सेप्ट लव फ्रॉम एनी मैन who likes her for her external beauty and appearance. She wants to be loved based on her inner character. वो चाहती है कोई उसको inner character के लिए उसके पसंद करे। She believes that beauty is temporary but nature of a person is permanent. उसका नेचर जो है वो हर वक्त वैसा रहेगा, उसकी ब्यूटी कभी ना कभी फेड होगी, नेचर कभी भी नहीं होगा। तो वो विलियम बटलर यीट्स को ये आर्ग्यू कर रही थी कि मेरी ब्यूटी चेंज हो सकती है बट नेचर नहीं, which should be considered by men. वो ये चाहती थी। On this matter, the poet has explained how not only no one but only God can love her. Only God can love her for herself alone. ये पोएम की लाइन है कि सिर्फ गॉड ही है जो हमको हमारी इनर कैरेक्टर के लिए, क्योंकि उनने हमको बनाया है, सिर्फ वही हमें हमारे इनर कैरेक्टर के लिए प्यार कर सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं। यहाँ पे हमारी सारी की सारी पोएम मतलब आपके 6 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स स्टैंजा वाले, टोटल 9 मार्क्स कवर हो जाते हैं। अब देखते हैं हमारी फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच सारी की सारी, मतलब जिस वीडियो में मैंने फिगर ऑफ स्पीच आपको टेक्स्ट बुक की सारी बताई है उसके बाहर से कोई भी फिगर ऑफ स्पीच आ ही नहीं सकती है। फिर भी काफी डिमांड्स आ रही थी कि डेफिनेशन चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच के लिटरल मीनिंग्स भी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी मेन सारी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे कवर हो गई है। एलिटरेशन सबसे बेसिक और सबसे ईजी रहता है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा आपको एलिटरेशन आना चाहिए। When the initial letter or sound of 2 or more words are same, जैसे इसमें हम देखेंगे Belinda is as brave as a barrel full of bears, ये क्या हो गया? alliteration हो गया। B first word देखो, first word first sound सारा सेम होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स का, दैट इज alliteration, सबसे इजी। रिपीटेशन सेकंड नंबर का सबसे इजी है कि उसमें तो पूरे वर्ड ही रिपीट हो जाने चाहिए। what is the boy now, पूरे सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा बार एक का एक वर्ड आए तो वो रेपिटेशन होता है। उसके बाद सिमिली मतलब जैसे यहाँ पे भी था, ठीक है, बेलिंडा इज ब्रेव एज अ बैरल, तो ये एज से क्या हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं उसको डायरेक्टली। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट्स को लाइक और एज यूज करके डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ट्रीज लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे ट्रीज लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, इस तरीके से। When two indirect subjects are compared directly, simile का अपोजिट होता है मेटाफर, इसमें भी वही कंपैरिजन हो रहा है लेकिन like वर्ड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। The frog comes on little cat feet, frog को cat बोल दिया, डायरेक्ट, like little cat नहीं, डायरेक्ट frog comes on little cat feet, तो क्या frog cat के feet लगा के आ रहा है? No, it is a metaphor, ये indirectly बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे like और as नहीं लगेगा। फिर आ रहा है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब अपोजिट वर्ड्स, जो हम सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, अप डाउन,
फार, नियर, ठीक है, ये वाले सारे वर्ड्स। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, टॉप बॉटम भी होता है ना उस तरीके से। एंटीथेसिस का अपोजिट है ऑक्सीमोरॉन, इसमें भी अपोजिट वर्ड्स लेकिन उनको ज्वाइन कर दिया जाता है, जैसे सीधी जलेबी, ठीक है, गोल जलेबी के बदले सीधी जलेबी। तो यहाँ पे बोला है क्वाइट रेज, रेज मतलब एंगर, उसको दबा के टाइगर चल रहा है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है, रेज कभी क्वाइट नहीं होती है। तो ये साथ में ऑक्सीमोरॉन हो गया। उसके बाद आ रहे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब ह्यूमन क्वालिटीज। यहाँ पे बीस्ट को ग्रीटिंग भी दिया गया है और नोबल भी बताया गया है। एक बीस्ट को नोबल भी बताया गया है और वो आके हमको ग्रीट कर रहा है, ये भी बताया गया है। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। जैसे ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, वो भी एक पर्सोनिफिकेशन है। ट्रांसफर्ड एपिथेट्स, व्हेन एन एडजेक्टिव इज गिवन सच दैट क्वालिटी इज ट्रांसफर्ड टू इट, एक ऐसा एडजेक्टिव दिया हो जिसमें क्वालिटी ट्रांसफर हो रही है, जैसे लैंग्विड, एमेराल्ड सी। ग्रीन कलर और लैंग्विड मतलब शांति, अकेलापन, वो अमांडा को यहाँ पे कंपेयर करा है, मरमेड को नहीं, ठीक है। फिर आ रहा है इंटरनल राइम, व्हेन राइमिंग वर्ड्स आर यूज्ड इन अ सेम लाइन, जैसे इंक, ब्लिंक, ठीक है। फिर वही अगर गेन, अगेन, गेन, रेन, ऐसा कुछ आ जाए तो ये भी क्या होता है, इंटरनल राइम होता है। फिर हाइपरबली, हाइपरबली एक ओवर स्टेटमेंट है, जैसे इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायन, तो यहाँ पे कैट और माउस है, वो हाइपरबली में भी आएगा, ठीक है। उसी तरीके से आएगा कि कैट और माउस लायन को कैसे चेज कर सकते हैं, लेकिन वो तो टॉयज हैं। अगर हम पोएटिक मीनिंग निकालने जाए तो देखने जाए कोई अगर अननोन रीडर जिसको पोएम का मतलब नहीं पता है, तो वो क्या बोलेगा, ये तो क्या बात हो गई, तो ओवर स्टेटमेंट हो गया। एग्जैजरेशन बोला जाता है हाइपरबली को, और क्या बोला जाता है, एग्जैजरेशन बोला जाता है। इसके बाद आती है सिनेक्डॉक। सिनेक्डॉक और मेटोनिमी, ये दोनों सबसे इजी रहते हैं। सिनेक्डॉक मतलब एक बॉडी पार्ट, किसी होल वर्ड के बदले एक बॉडी पार्ट यूज किया जा रहा है, जैसे कॉन्क्रीट सेल, जेल के बदले कॉन्क्रीट सेल बोला है, ये एक बॉडी पार्ट है कि जेल बनती भी तो कॉन्क्रीट से, सीमेंट से, ठीक है। और मेटोनिमी का मतलब सिनोनिम, जैसे बार्स, बार्स मतलब भी जेल, तो दोनों केज के लिए यूज किए हुए वर्ड है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये सिनेक्डॉक हो सकता है कि बार जो वर्ड है वो बार आइटम केज में लगती भी है, जेल में ऐसे बार्स होते भी हैं, ठीक है। तो ये एक सिनेक्डॉक भी हो सकता है, लेकिन ये मेटोनिमी कभी नहीं हो सकता। क्या हम किसी को ऐसे बोल सकते हैं, ही इज इन अ कॉन्क्रीट सेल? नहीं बोल सकते, ये तो पोएम में बोला है। बाकी हम ही इज बिहाइंड बार्स बोलते हैं, काफी बार बोलते हैं, जो जेल में, केज में, ठीक है, प्रिजन में होते हैं, उन सबको हम ये जरूर बोलते हैं कि वो बार्स में है, ठीक है, बार्स में मतलब वो जेल में है, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते वो कॉन्क्रीट सेल में है। ऐसे तो हम भी कॉन्क्रीट सेल में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पोएम में। तो इसके लिए ये माना जाता है कि सारी मेटोनिमी सिनेक्डॉक हो सकती है, लेकिन सारे सिनेक्डॉक मेटोनिमी मतलब सिनोनिम्स नहीं हो सकते। फाइन, एक बार चेक कर लीजिए, ऑल मेटोनिमी कैन बी सिनेक्डॉक बट नॉट ऑल सिनेक्डॉक कैन बी मेटोनिमी। इसके साथ सारी फिगर ऑफ स्पीच के मीनिंग्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद आपके पूरे के पूरे, यानी हमने 9 देख लिए और 2 11 मार्क्स कंप्लीट हो गए। तो फिर मैम अब कितने मार्क्स बचे, 16 माइनस 11 बेटा 5 मार्क्स बचे। 5 मार्क्स किसके थे, आपके सप्लीमेंट्री रीडर के थे। तो सप्लीमेंट्री रीडर में से तो पैसेज आता है, मैं क्या बताऊं आपको। तो फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स सारे के सारे उनके क्या रोल है और किस तरीके से आपको पैसेज में अगर इनके बारे में कुछ पूछा है तो वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी तो आप इतने स्मार्ट हो कि आप पैसेज में से निकाल पाओ। सबसे पहले ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पंफ्रे जो है वो एक रिच मिस्ट्रेस है जो ट्रिकी की पेट ओनर भी है, ट्रिकी की पेट ओनर भी है, ठीक है। ओके, इसके अलावा ट्रिकी मिसेस पंफ्रे का पेट है, पेट ऑफ मिसेस पंफ्रे। ठीक है, फिर हॉचकिन इनके यहाँ वर्कर है, हाउसकीपर बोल सकते हो या फिर कुक बोल सकते हो। इनके यहाँ पे एक वर्कर है, सर्वेंट है, जो कि ट्रिकी को कभी कभी एक्सरसाइज करवा देता था, जिसको अभी लंबैगो करके एक डिसीज हुई है जिसकी वजह से वो बेड रेस्ट पे है। ट्रिस्टन जो है वो वर्कर या हेल्पर है सर्जरी का, वर्कर या हेल्पर एट सर्जरी।
ठीक है, फाइन। फिर सर्जरी, तो सर्जरी इज अ प्लेस जहां पे ट्रीट किया जाता है पेशेंट्स को, प्लेस ऑफ ट्रीटमेंट, जहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। काफी लोग समझते हैं कि ऑपरेशन को सर्जरी बोलते हैं, हाँ जी ऑपरेशन को सर्जरी बोलते हैं, लेकिन वो जगह जो होती है जहाँ पे वो पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट्स का, उसको भी सर्जरी बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन है जेम्स हैरियट? तो जेम्स हैरियट खुद डॉक्टर भी है, मतलब वेटरिनरी डॉक्टर है, वो मिसेस पंफ्रे के नेबर भी है और इस चैप्टर के ऑथर भी हैं। ठीक है, वो खुद एक राइटर हैं और रियल में वो वेटरिनरियन डॉक्टर हैं जो अपने ही एक्सपीरियंस से स्टोरीज लिखते हैं। उनकी ज्यादातर स्टोरीज ऐसी ही होंगी जहां पे वो अपने पेशेंट्स की स्टोरी को ओरिजिनली या फिर थोड़े से चेंजेस करके बता रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द थीफ स्टोरी। द थीफ स्टोरी के हमारे सारे कैरेक्टर्स है हरी सिंह जो कि थीफ है, ठीक है। ही वॉज वेरी स्मॉल, ही वॉज अराउंड 15 years old when he met अनिल, उसका क्लाइंट या फिर जिसके घर पे वो स्टीलिंग करने वाला था। रेसलिंग मैच, लोकेशन जहां पे वो फर्स्ट टाइम मिले, लोकेशन ऑफ फर्स्ट मीटिंग, सबसे पहले कहाँ मिले थे? रेसलिंग मैच में मिले थे। उसके बाद जमुना स्वीट शॉप, वो अनिल के घर के नीचे है, बीनीथ अनिल्स बालकनी, उसकी बालकनी के नीचे है, ठीक है। फिर लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें हरी सिंह भागने वाला था, ट्रेन इन विच हरी सिंह, सिर्फ हरी लिख रही हूं, हरी वॉज अबाउट टू रन अवे, स्टील करके, ठीक है, चोरी करके इस ट्रेन में जाने वाला था। और रस्किन बॉन्ड ऑथर हैं, पूरी स्टोरी में उनने आई का वर्ड यूज किया है, आई वर्ड यूज किया है, मतलब वो खुद को हरी सिंह बताना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या इसका ये मतलब समझेंगे कि जैसे हैरियट खुद भी डॉक्टर है तो रस्किन बॉन्ड खुद भी चोर रहे हैं? नहीं, वो अपनी काफी सारी स्टोरीज में आई वर्ड यूज करते हैं, काफी सारी स्टोरीज में उनके ऑलमोस्ट स्टोरीज इंडिया से ही इंस्पायर्ड है। आई होप ये समझ में आ गया। उसके बाद मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर एक सीक्रेट एजेंट बेस्ड स्टोरी है जिसमें ऑसेबल एक एजेंट है जो कि अपीयरेंस में फैट है, ठीक है, उसका एक्सेंट अमेरिकन है, वो अभी एक होटल में रुका है। फाउलर राइटर है जो उसका ऑसेबल का इंटरव्यू लेने के लिए आया है। और मैक्स एक अनदर सीक्रेट एजेंट है जो कि वो मिसाइल्स हथियाने के लिए वहां पे आया है। हु इज द मिडनाइट विजिटर? द मिडनाइट विजिटर इज मैक्स, और इसका अपीयरेंस जो है वो सिमिलर टू फॉक्स बताया गया है और ऑसेबल को फैट बोला गया है। फैट का ऑपोजिट ये बिल्कुल स्लिम है, स्लिम, ठीक है, स्लेंडर वर्ड यूज किया है। रिपोर्ट, रिपोर्ट में थी मिसाइल्स, कंसर्निंग सम मिसाइल्स। एंड देन फ्रेंच होटल, तो वो उसके टॉप एंड 6th फ्लोर पे, टॉप एंड 6th फ्लोर पे ऑसेबल को रूम मिला था। हेनरी इज द वेटर, और ये स्टोरी के राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर। कौन है? रॉबर्ट आर्थर, ये ऑथर है। फाइन, वेरी इजी। इतनी चीजें भी अगर आप समझ लेते हैं और इसी में से अगर कुछ आ जाता है तो फिर लक बाय चांस आपको तो पैसेज पढ़ने की भी नीड नहीं रहेगी। फिर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हॉरेस डैनबी जो है लॉकस्मिथ दिखाया है, बट थीफ नंबर 1 भी वही है, थीफ नंबर 1। फिर लेडी इन रेड जो है वो डिसीट करती है, डिसीट मतलब धोखा देती है, बिट्रे करती है, थीफ नंबर 2, थीफ नंबर 2। फिर वॉचमैन, वॉचमैन कितने हैं घर के? 2, एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। कहाँ पे? एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। ज्वेल्स जो थे वो अंदाजे से 15,000 पाउंड्स के लग रहे थे, जिसमें से हॉरेस डैनबी प्लान कर रहा था सिर्फ 5,000 पाउंड्स स्टील करने के, उतने वर्थ के स्टील करने के। रियल ओनर एक ओल्ड लेडी थी जो बहुत खड़ूस लग रही थी, वेरी रूड ओल्ड लेडी,
हेनरी स्टोरी में नहीं है, विक्टर कैनिंग ने ये स्टोरी लिखी है, ठीक है। ऑथर, स्टोरी के ऑथर विक्टर कैनिंग है। इसके बाद जो आपकी बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें भी काफी सारे कैरेक्टर्स हैं। ग्रिफिन, ग्रिफिन जो है वो साइंटिस्ट है, हु इज अ लॉलेस पर्सन, हु इज अ लॉलेस पर्सन। फिर लैंडलॉर्ड, उसका लैंडलॉर्ड जो है उसका हाउस बर्न कर देता है। कौन? ग्रिफिन, बिकॉज ही इज लॉलेस, और वो सोचता है कि मैं ग्रिफिन को अब अपने घर में नहीं रख सकता। ओनर ऑफ थिएट्रिकल कंपनी, उसको वो बहुत मारता है ग्रिफिन, और उसके वहां से थोड़ी सी कैश और सारे कपड़े चोरी कर लेता है। मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल वो इनके ओनर्स हैं इपिंग में, ठीक है। क्लर्जीमैन, जिसके घर पे से हाउसकीपिंग मनी चोरी हो जाता है, हाउसकीपिंग मनी चोरी हो जाता है। और फिर कांस्टेबल जेफर्स को भी मार पड़ती है। H.G. वेल्स जो है वो राइटर है, H.G. वेल्स ऑथर है। फाइन, ये रहे आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के कैरेक्टर्स के नाम। उसके बाद मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, रिचर्ड एब्राइट जो थे उनको बचपन से ही उनकी मदर ने बहुत ज्यादा एंकरेजमेंट दिया। रिचर्ड ई वेरर उनके एक तरह से मोटिवेशनल पर्सन कह सकते हैं, जिन्होंने उनको काफी ज्यादा एंकरेज किया। उनके क्लासमेट्स थे जिनके साथ उन्होंने काफी डिस्कवरीज करी। और रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन इस स्टोरी के ऑथर है। और मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, तो कौन साइंटिस्ट बन गया? रिचर्ड एब्राइट, ये साइंटिस्ट बन गए, ठीक है। उसके बाद नेकलेस, नेकलेस में मैडम लूजल और मॉन्सियर लूजल, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। उसका फुल नेम है मार्टिल्डा, उसके हस्बैंड हैं जो क्लर्क की जॉब करते हैं, एंड ही इज नॉट सो रिच। मैडम जेन फॉरेस्टियर मार्टिल्डा की फ्रेंड है, जिनका नेकलेस था। मार्टिल्डास फ्रेंड हु इज रिच, ठीक है। एंड गाय डी मॉसपेंट ऑथर है, ओके। देन भोली, भोली में सुलेखा इटसेल्फ भोली का नाम है। उसकी सिस्टर्स है राधा, मंगला और चंपा, उसकी सिस्टर्स है। उसके ब्रदर्स का नाम स्टोरी में मेंशन नहीं किया गया है। रामलाल उसके फादर हैं, भोलीज फादर, और भोली की मदर का नाम स्टोरी में मेंशन नहीं किया गया है। भोली की जो टीचर है वो उसको डम्ब काव से एक मास्टरपीस में कन्वर्ट कर देती है और उसको बोलने के लिए काफी एंकरेज करती है। फाइन। तहसीलदार साहब वहां के सरपंच या कोई बड़ी पोस्ट के तहसीलदार है ऑफ कोर्स विशंबर नाथ, जिससे भोली की शादी होने वाली थी, अबाउट टू मैरी भोली, ठीक है। उसके बाद के ए अब्बास जो है वो स्टोरी के ऑथर है। एंड द लास्ट स्टोरी जो सबकी फेवरेट है और काफी इंटरेस्टिंग है वो है बुक दैट सेव द अर्थ। इसके तो कैरेक्टर्स के बारे में भी हम कुछ नहीं बोल सकते। हिस्टोरियन है वो 25th सेंचुरी के आसपास एक म्यूजियम में सब बता रही है। थिंक टैंक एक मार्शियन है, मार्शियन किंग बोल सकते हैं इनको। नूडल उनका असिस्टेंट है, इनका असिस्टेंट है। कैप्टन ओमेगा, आयोटा और सर्जेंट ओप, ये तीनों जो है ये अर्थ पे चले गए हैं और ये भी मार्शियन हैं। सिमिलरली मदर गूज इज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ठीक है। और क्लेयर बॉय को ऑथर है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। फिर से 5 मार्क्स कंफर्म हो गए हैं और अब आपके 16 on 16 पूरे फाइनल हो जाते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से सेक्शन भी समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं खुद आपको आंसर करूंगी। बाकी के भी सारे दिन इसी तरीके से रेगुलरली आपको वीडियोस आते जाएंगे। लास्ट डे पे हम लाइव में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।